नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे कक्षा 7 की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 इस पुस्तक के अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके आगामी एनएमएमएस एग्ज़ाम में आपकी मदद करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे अध्याय की तरफ। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, दिल्ली भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सी शताब्दी में बना था? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी में। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सी शताब्दी में बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में दिल्ली भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना था। अगला प्रश्न है, दिल्ली पहल बार खालिस्तान किस राजवंश के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी थी? ऑप्शन ए मुगल राजवंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तोमर राजवंश, ऑप्शन डी चौहान राजवंश। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली को किस राजवंश ने सबसे पहली बार अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोमर राजवंश। तोमर राजवंश ने दिल्ली को पहल बार अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली को सर्वप्रथम बार किस शासक ने अपने राज्य की राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अनंगपाल, ऑप्शन डी अजयराज चौहान। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली को सर्वप्रथम बार किस शासक ने अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने बात की थी कि तोमर राजवंश ने दिल्ली को पहल बार अपने राज्य की राजधानी बनाई थी और तोमर राजवंश का वह शासक था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाई थी। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंगपाल तोमर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन किन राजवंशों के शासनकाल के दौरान दिल्ली वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बना था? ऑप्शन ए सुर एवं मुगल राजवंश, ऑप्शन बी खिलजी एवं तुगलक राजवंश, ऑप्शन सी तोमर एवं चौहान राजवंश, ऑप्शन डी सैयद एवं लोधी राजवंश। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली वाणिज्य का प्रमुख केंद्र किन किन राजवंशों के शासनकाल के दौरान बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोमर एवं चौहान राजवंश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान प्रशासन की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान जो प्रशासन की भाषा थी वह कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। और यह प्रश्न आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको इस प्रश्न को तो याद रखना ही रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मजदूरों के लिए, ऑप्शन बी किसानों के लिए, ऑप्शन सी गुलामों के लिए, ऑप्शन डी काश्तकारों के लिए। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बदंगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलामों के लिए। गुलामों के लिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदंगा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासिका थी? ऑप्शन ए होयसल वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांडे वंश, ऑप्शन डी काकतीय वंश। इस प्रश्न में आपको बताना है कि रानी रुद्रमा देवी किस वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काकतीय वंश। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी और रानी रुद्रमा देवी ने वारंगल पर शासन किया था। कहां पर शासन किया था? रानी रुद्रमा देवी ने वारंगल पर शासन किया था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रानी दिग्धा किस क्षेत्र की एक महिला शासिका थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर। रानी दिग्धा कश्मीर की महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान कब सिंहासन पर बैठी थी? ऑप्शन ए सन 1205 में, ऑप्शन बी सन 1230 में, ऑप्शन सी सन 1236 में, ऑप्शन डी 1240 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सन 1236 में। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, यह 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए मुमताज बेगम, ऑप्शन बी सुल्ताना चांद बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी नूरजहां। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सन 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के बारे में यह किस इतिहासकार ने लिखा है कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी?
ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इस प्रश्न में आपको बताना है कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने लिखा है कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। इसके बाद बात करते हैं अपन एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में कि उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। ऑप्शन ए जकात, ऑप्शन बी खुम्स, ऑप्शन सी खराज, ऑप्शन डी उस्र। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खराज। अगला प्रश्न है कृषि पर लगने वाला कर जिसे खराज कहा जाता था यह उपज का कितना प्रतिशत होता था। ऑप्शन ए लगभग 10%, ऑप्शन बी लगभग 30%, ऑप्शन सी लगभग 50%, ऑप्शन डी लगभग 100%। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि खराज कितना प्रतिशत होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 50%। यानी दिल्ली सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाले कर जिसे खराज कहा जाता था यह उपज का 50% होता था। मान लीजिए एक किसान ने 100 बोरी अनाज उत्पादित किया। अब इस किसान को खराज के रूप में अपनी उपज का लगभग 50% हिस्सा यानी कि अब हो गया 50 बोरी अनाज, इसे दिल्ली सल्तनत को चुकाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए जकात, ऑप्शन बी जजिया, ऑप्शन सी खराज, ऑप्शन डी खुम्मस। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सल्तनत काल में युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुम्मस। दिल्ली सल्तनत में युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को खुम्मस कहते थे। खराज के बारे में अपन ने बात कर ली है। खराज कृषि पर लगने वाला कर था और जजिया और जकात के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन खुम्मस के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को खुम्मस कहा जाता था। युद्ध के दौरान जो भी माल लूटा जाता था उसमें दो जनों का हिस्सा होता था। पहला सैनिकों का और दूसरा सुल्तान का हिस्सा। सैनिकों का हिस्सा होता था 4/5 यानी कि 80% और सुल्तान का हिस्सा होता था 1/5 यानी कि 20%। युद्ध के दौरान जो भी माल लूटा जाता था उसमें से 4/5 हिस्सा सैनिकों का होता था और 1/5 हिस्सा सुल्तान का होता था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए जकात, ऑप्शन बी खुम्मस, ऑप्शन सी खराज, ऑप्शन डी जजिया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सल्तनत काल के दौरान गैर मुसलमानों से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जजिया। सल्तनत काल के दौरान गैर मुसलमानों से वसूले गए कर को जजिया कहा जाता था। अब बात करते हैं अपन सल्तनत कालीन प्रमुख कर कौन कौन से थे। इनमें एक था खराज, एक था खुम्मस, एक था जकात और एक था जजिया कर। ठीक है, खराज के बारे में अपन ने पहले बात कर लिए, एक बार वापस बात करते हैं। खराज लगता था कृषि पर। कृषि पर लगने वाले कर को अपन सल्तनत काल में खराज कहते थे और यह उत्पादन का लगभग 50% होता था। इसके बाद अपन बात करते हैं खुम्मस। सल्तनत काल में युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को खुम्मस कहते थे। इसमें दो जनों का हिस्सा होता था। पहला हिस्सा होता था सैनिकों का और दूसरा हिस्सा होता था सुल्तान का। सैनिकों का हिस्सा 4/5 यानी कि 80% होता था और सुल्तान का हिस्सा 1/5 यानी कि 20% हिस्सा सुल्तान का होता था। इसके बाद है जकात। जकात एक धार्मिक कर था और यह मुसलमानों की आय का 2.5% यानी 1/40वां भाग होता था। इसके बाद है जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर था और यह गैर मुसलमानों को मुस्लिम राज्य में अपने धर्म और जीवन की सुरक्षा के बदले में देना होता था। यह प्रमुख सल्तनत कालीन कर थे। यहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल बनता है और यहाँ से एक सवाल बना भी है। वह सवाल है खराज एक प्रकार का था। ऑप्शन ए समझौता पत्र, ऑप्शन बी मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, ऑप्शन सी कृषि भूमि पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी अंग्रेजों के लिए बनाई गई मराठा नीति। अपन ने पढ़ लिया है कि खराज क्या होता है। तो खराज होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर और यह उत्पादन का लगभग 50% होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि भूमि पर लगने वाले कर को खराज कहते हैं। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में कौन से अफ्रीकी देश से भारत आया था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मोरक्को। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 14वीं सदी में
इब्न बतूता कौन से अफ्रीकी देश से भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। 14वीं शताब्दी में यात्री इब्न बतूता मोरक्को देश जो अफ्रीका में आता है से दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी यात्राओं का वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेहला पुस्तक किसकी है? तो रेहला पुस्तक है यात्री इब्न बतूता की। और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया एवं स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने प्रतिमान के रूप में अपनाया था? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अकबर ने किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने प्रतिमान के रूप में अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, ऑप्शन बी इक्ता संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार या मुफ्ती कहा जाता था, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते थे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न के सारे कथन सत्य है। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, इक्ता संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार या मुफ्ती कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यह थे हमारे अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। अब बारी है आपकी। प्रश्न है, खराज किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी खेती। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अपनी राय भी देनी है कि यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, सीखते रहिए। आप कोई सा भी एग्जाम हो आराम से पास कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।